नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, स्वस्थ होंगे, सबल होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जो मैं आपके सामने बात बिहार की लाऊँगा। बात बिहार की क्या है? बात बिहार की मैं चर्चा करूँगा बिहार के में चल रहे राजनीतिक परिदृश्य की। बिहार में आप जानते होंगे बहुत सारे रीजन्स हैं, मिथिलांचल है, बिहार में सीमांचल है, बिहार में अंग प्रदेश है, मगध रीजन है, नॉर्थ जो बिहार है वो है। तो इन सब का जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि कुछ जो है वो जातीय समीकरण भी डिसाइड करते हैं, कुछ वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, फ्लड है, गरीबी है, माइग्रेशंस है, वो भी डिसाइड करता है। तो मैं आपको आगे आने वाले जो हमारे एपिसोड होंगे बात बिहार की में, उसमें किसी दिन आपके सामने बिहार का ओपिनियन पोल लाऊँगा, किसी दिन मैं जो है आपको जनता से रूबरू कराऊँगा, जो जनता क्या बोलना चाह रही है। लेकिन जो मूल रूप से हमारा यह कार्यक्रम होगा, वो डेटा बेस्ड होगा। ये जो कार्यक्रम होगा, इसमें हम आपको तथ्यों के साथ यह बताने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में कौन-सी पार्टी जो है किस क्षेत्र में आगे है, और क्षेत्र का मतलब मिथिलांचल, सीमांचल जो रीजन है उसमें जनसुराज की क्या एक्टिविटी चल रही है, जनसुराज होने के क्या मायने हैं, इस बार जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी, बिहार में जो बहुत सारे जो पार्टी है वो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का क्या होगा, बिहार में जो बहुत सारे नेता हैं जो टिकट के रेस में अपने आप को आगे बता रहे हैं, कौन से नेता किस विधानसभा से टिकट का प्रयास कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अपने पहले एपिसोड में आपसे बात करना चाहता हूँ, बात बिहार की के पहले एपिसोड में बात करना चाहता हूँ मतदाता जो यात्रा उन्होंने शुरू किया है राहुल गांधी जी ने, उसकी। मतदाता वाला जो यात्रा है उसमें उन्होंने मतदाता अधिकार यात्रा नाम दिया है पूरे यात्रा का। ये यात्रा जो है वो आज से यानी 17 अगस्त से लेकर सितंबर 1 सितंबर को इसका समापन गांधी मैदान में एक बड़े आयोजन के साथ होगा। इस यात्रा में लगभग 1300 किलोमीटर की यह यात्रा होगी, जिसमें 20 जिले लगभग कवर होंगे, और राहुल गांधी लोगों से मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे। लोकतंत्र में अपनी बातें रखना, जनता के सामने जाना जो है चुनाव का एक प्रक्रिया है, और मुझे लगता है इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल को जो है सो जाना चाहिए और लोगों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। जो मतदाता है उनको पूर्ण अधिकार है जो वो किसको चुने। तो इस बार आज का जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे राहुल गांधी के इस यात्रा की। सासाराम में यात्रा करने के क्या महत्व थे, इस यात्रा में आप देखिएगा इसको भव्य बनाने के लिए जो है आज स्वयं लालू यादव भी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे ही, राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त सलाहकार जो हैं केसी वेणुगोपाल वो भी यात्रा में थे, आप मंच पे थे। आप देखिएगा मुकेश सहनी थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, अन्य अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, बहुत बड़े बड़े नेता आपको मंच पे नजर आएंगे। लेकिन कुछ युवा नेता की कमियां भी थी, कन्हैया कुमार गायब थे फिर से। तो आज का जो मेरा यह विश्लेषण होगा, जो इंडिया अलायंस की इस यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है, जो मतदाता अधिकार की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, उसका क्या मतलब है। तो मेरे हिसाब से जो जितना भी मैंने सीखा है, मैंने बहुत सारे राज्यों को कवर किया है, जिसका विश्लेषण आपने मुझे करते हुए विभिन्न चैनलों पर देखा होगा, और मैं डेटा के हिसाब से विश्लेषण करता हूँ। तो आज की जो मंच था, जो मतदाता जो यात्रा था उनका अधिकार यात्रा, उनके बारे में जब मैं बात करूँगा उसमें भी मैं डेटा को साथ लाऊंगा आपके सामने। जो उन्होंने ये यात्रा करने का उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य बिल्कुल रूप से राजनीतिक था, और यह उद्देश्य दलित मतदाताओं को अपने साथ करने का था। मुझे लगता है जो बिहार में अगर आप देखिएगा, जो इंडिया गठबंधन डेटा के हिसाब से भी माना जाता है, जो मुस्लिम और यादव जो है एक बहुत बड़ा तबका उनका इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन अगर आप दलित मतदाताओं को देखिएगा तो दलित मतदाता बटे हुए हैं। दलित मतदाता में दो जो मुख्य धड़ा है दलित मतदाता में, एक पासवान जो जाति है उसमें, और एक जो मोची जाति है उसमें, उनका जो वोट है वो बहुत बड़ा चंक है, लगभग 5-5% के आसपास का है, दोनों 5-6 हो सकता है। मैं एग्जैक्ट डेटा भी मेरे पास नहीं है सामने आंखों के सामने, तो मुझे कहने में जो एग्जैक्ट कितने हैं वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जो 5 से 6% के आसपास जो है वो मोची मतदाता है, लगभग 5-5.5% के आसपास जो है तो वो पासवान है। तो देखिएगा जो 2020 का जो चुनाव था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उसमें चिराग पासवान जो है वो अलग होकर चुनाव लड़े और उनको जो है एक सीट मिला, लेकिन जो पासवान मतदाता थे वो उनके साथ तब भी खड़े थे, उनके साथ 2015-14 में भी खड़े थे, 2019 में भी थे, 2024 में भी थे। क्या 2025 में पासवान मतदाता चिराग पासवान के साथ रहेंगे? अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो पासवान मतदाताओं की स्थिति जो है आपकी विधानसभा में क्या है। मुझे जो है आपका रिप्लाई, आपका कमेंट
आने की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उससे मुझे एनालिसिस करने में भी सही होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है, अगर आप देखिएगा, मैं आपको अगर बताऊं तो जो मतदाता है उसमें मुस्लिम मतदाता जो बिहार में है वो लगभग 17.7% के आसपास है। 14.3% जो है वो आपका यादव मतदाता है। लगभग 19 दशमलव जो है 65% जो है वो दलित मतदाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, और इसको अपने साथ करने की जो रणनीति है वो सारे राजनीतिक दल जो है वो बना रहे हैं। इसमें जनसुराज भी पीछे नहीं हट रहा, इसमें एनडीए भी पीछे नहीं हट रहा, इसमें इंडिया अलायंस भी पीछे नहीं हट रहा। बाकी जो वोट है उसका जो, अगर आप वोट देखिएगा, उसकी चर्चा हम आपको आगे बताएंगे। जो ईबीसी वोट जो है उसमें कैसे फ्रेगमेंटेशन हो रहा है वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि ईबीसी वोटर जो है वो नीतीश कुमार का वोट माना जाता है, कुर्मी जो वोट है उसके अलावा। तो बिहार में जो आप देखिएगा, ये 3 मतदाता जो है, इसमें 2020 में यादव मतदाता जो है लगभग 83% वोट जो है वो महागठबंधन की तरफ गया था। इसके साथ साथ अगर आप मुस्लिम मतदाता को देखिएगा तो वो 70% जो है वो आप इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के साथ गया था। यादव और जो दलित मतदाता जो है, मैंने पहले ही आपको बताया कि वो बटा हुआ है। 2024 में देखिएगा तो दलित में जो है एनडीए ने बहुत बड़ी सेंधमारी करी थी, और लगभग 50 से 60% जो दलित है वो एनडीए को वोट किया था। और 2020 के वनस्पत में बोल रहा हूँ। और अगर आप यादव मतदाता देखिएगा तो ये 2024 में भी 70 से 80% जो है वो आप कह सकते हैं जो इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन के साथ थी। तो साफ है जो यादव और जो मुस्लिम जो समीकरण है वो इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ मजबूती से डटा हुआ है। दलित मतदाताओं में जितनी सेंधमारी होगी, जिस पार्टी की जितनी सेंधमारी होगी, वो उतना ही आगे होगा इस चुनाव में। इस चुनाव में एनडीए को कम आंकना या कमजोर आंकना मुझे लगता है बेमानी होगी, और जनसुराज के आने से एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, जिसको बिहार में महागठबंधन कहते हैं, दोनों में जो है बौखलाहट है। दोनों ही चिंतित हैं, क्योंकि मैं दोनों गठबंधन के नेताओं से मिलता हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिएगा जो इस यात्रा में जो है एआईएम जो है वो भी एआईएमआईएम सीमांचल रीजन्स के बहुत सारे सीट 2020 में एआईएमएम के चलते जो है राजद के हाथों से, महागठबंधन के हाथों से फिसल गया था। क्या इस बार सीमांचल में होगा ऐसा? आपको मैंने पहले ही बताया है, मैं आने वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा वहाँ पे कितने प्रतिशत किस विधानसभा में है और उनका क्या नेचर रहता है। यात्रा का असली मकसद मुझे जो लगता है, यादव वोट बैंक पहले से ही आरजेडी के पास है, मुस्लिम मतदाता जो है वो पहले से ही इंडिया अलायंस के साथ है, लेकिन दलित मतदाता, खासकर मोची जो मतदाता है, उसको अपने पाले में जितना अधिक इंडिया गठबंधन ले आएगी उनको उतना ही फायदा होगा। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो बिहार में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती थी और उसने प्रेशर पॉलिटिक्स में जो है कन्हैया कुमार को चुनाव में उतारा भी था 3-4 महीने पहले, और आप उनकी यात्रा भी देखे थे, लेकिन बाद में उनकी अनुपस्थिति हो गई। मुझे लगता है लालू यादव का दबाव फिर से काम कर गया और तेजस्वी यादव जो उनके सामने असहज हो जाते हैं, मुझे लगता है जो इसलिए कन्हैया कुमार को बिहार के चुनावी जो यात्रा है उससे दूर रखा जा रहा है। हालांकि वो ये बात नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं जो अभी तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए बिहार चुनाव में। इसके साथ साथ आप देखिएगा एक और राइवल पप्पू यादव, जो कि सीमांचल में और कोसी रीजन में बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, उनको भी इंडिया अलायंस से दूर रखा जा रहा है। किसको कितना नुकसान पहुँचाएंगे पप्पू यादव जी, ये आगे वाले चुनाव में देखना हो। ये सब बहुत सारे समीकरण हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्या यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक या वाकई दलित समाज में कांग्रेस को बढ़ाएगी, ये सिर्फ आपको जो है मुझे लगता है आपने राष्ट्रीय लेवल पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, आपने बिहार में जो है राजेश जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, इससे एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे जो है संगठन को मजबूत नहीं करिएगा तब तक मुझे लगता है जो आप वोटर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक मैं बिहार को घूमा हूँ वहाँ तक मुझे लगता है खासकर कांग्रेस बिहार में संगठन के रूप से बहुत ही कमज़ोर है, उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर वो मेहनत करती है तो कोई भी पार्टी चुनाव में अच्छा तो करेगी। मुझे लगता है जो अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जो है उसको बहुत ही कमज़ोर बताया जा रहा है, पर ग्रामीण इलाके में, अर्बन इलाके में आप कह सकते हैं वोटर बहुत ही जागरूक होते हैं। खास अब यह मुझे लगता है रूरल इलाके या ग्रामीण इलाके के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब भी नीतीश कुमार से जो जुड़ाव है वो लोगों का है।
ग्रामीण इलाकों में, और उन्हें कमज़ोर आंकना मुझे लगता है जो विपक्ष के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। और मुझे लगता है मीडिया में दिखाने को, बोलने को कुछ और होता है। अगर तेजस्वी यादव जी महागठबंधन चुनाव को मजबूत तरीके से लड़ना चाह रही होगी तो वो जो है नीतीश कुमार को बहुत ही गंभीर रूप से ले रही होगी, और वो बिल्कुल ही ले रही होगी। इसके साथ साथ आप देखिएगा जो एनडीए की जो कल्याणकारी जो नीति है, वेलफेयर स्कीम्स जिसको बोलते हैं, इस चुनाव में भी ये बहुत बड़ा खेल करेगी। वुमेन वोटर को अट्रैक्ट करना, चुनाव से 10 दिन पहले जो राशि होते हैं वेलफेयर स्कीम्स के वो खाते में आ जाना वोटर को बहुत इम्पैक्ट करता है। मुझे लगता है जो 10 बड़ी घोषणाएं जो नीतीश कुमार ने की है वो चुनाव में बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जो पेंशन स्कीम है, उस जो घोषणा की है उसका इफेक्ट मुझे दिख रहा है। बिजली बिल की बातें लोग कर रहे हैं, जो 150 यूनिट जो है वो बिजली बिल जो है वो मिलेगा तो लोग इस पर वोट करेंगे। बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, आरक्षण विस्तार जो ईबीसी ओबीसी दलित महिलाओं के लिए है, सपोषण मिशन जो है, आप देखिएगा सड़क और पुल निर्माण पैकेज जो है। सड़क और पुल निर्माण में जब आप बात कीजिएगा तो वहाँ लोग जो बहुत सारे पुल ढहे हैं, लोग उसकी भी बात करते हैं। जो इस सरकार में जो है पुल पे अच्छे से काम नहीं किया है, हालांकि नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने मिलकर बहुत सारे अच्छे पुल बनाए हैं। आप देखिएगा सिमरिया से जाता हुआ जो पुल है वह इधर ही कुछ महीने पहले ही इनॉग्रेट हुआ है और वह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कुछ पुल सच मायने में ढहे हैं, तो इसका खामियाजा भी कहीं कहीं लोग उनको भुगतना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवा सुधार में लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो ये जो यात्रा है, मतदाता अधिकार यात्रा, ये दलित वोटों को साधने वाला एक यात्रा है, जिसमें अगर इस यात्रा को सफलतापूर्वक अगर इंडिया अलायंस करती है तो उसे फ़ायदा हो सकता है। और इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ा आपको सरप्राइजिंग पॉइंट लगेगा वो है प्रशांत किशोर का आना। प्रशांत किशोर के आने से इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है दोनों में असहज स्थिति है। जनसुराज जो है उसके अपने वोट बने हैं। अगर आप 6 महीने पहले लोगों के पास जाते और अगर आप आज लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के जो वोटिंग पैटर्न है, लोगों को जो बात करने का तरीका है, उसमें प्रशांत किशोर ने अपनी जगह बनाई है। यह देखना होगा जो प्रशांत किशोर 10%, 15%, 20%, कितना प्रतिशत वोट लाएंगे, उनको कितना सीटें मिलेगा आने वाले चुनाव में, लेकिन लोगों के डाइनिंग टेबल के डिस्कशन टेबल पे वो आज जरूर पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर इफेक्टिव रूप से इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। प्रशांत किशोर को कम आंकना, और वैसे मुझे लगता है कोई कम आंक भी नहीं रहे होंगे उनको, जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार चल रहा है, जिस तरीके से वो विपक्ष पर और जो सरकार पर दोनों पर वार कर रहे हैं, वह सच में बिहार में एक नए परिवर्तन की शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है जो वो किस तरह से टिकट देंगे, ये चुनाव किसका होगा, यह चुनाव में जो है किस तरीके से वो पारदर्शिता लाएंगे, जो उनका शिक्षा का जो विज़न है, वो बात कर रहे हैं पलायन की, वो लोगों के बीच सच में एक मुखर मुद्दा हो रहा है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आगे आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग बातें आपके सामने पहुंचाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।